क्या हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 मिला हुआ है आपको कि संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। हु वाज द इलेक्टेड परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर एस राधाकृष्णन। निम्न में से संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है, जल्दी से बताएंगे बिना किसी देरी किए हुए। चलिए जल्दी से बताइएगा। तो संविधान सभा के चुने हुए जो अस्थायी अध्यक्ष है वो कौन है, तो वह देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब याद रखेंगे यहीं पर आपके सच्चिदानंद सिन्हा भी दिए हुए हैं, ये अस्थायी अध्यक्ष से पूछेगा कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन हुए, तो वो थे देखो सच्चिदानंद सिन्हा। चलो अगला सवाल देखेंगे जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है आपका कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। ऑन विच ईयर इज द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया बेस्ड, विक्रम संवत या फिर नेक्स्ट में आपका देखो कली संवत या शक संवत या फिर इनमें से कोई नहीं। जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है वह निम्न में से किस संवत पर आधारित है, सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है, किसी से भी जो देरी और मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जल्दी से करेंगे। तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है यह देखो आधारित है शक संवत पे। जिनका भी आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी को, उन सभी का जो है बिल्कुल सही आंसर आया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल यह जो है आपको यहाँ पे दिया हुआ है, अगला सवाल है देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। व्हाट वाज द गोल्डन एज ऑफ इंडियन कल्चर, मौर्य काल, राजपूत काल, चोल काल या फिर गुप्त काल। भारतीय संस्कृति का स्वर्णिम युग कौन सा था, कौन सा ऐसा है जिसे कि गोल्डन एज ऑफ इंडियन कल्चर भी बोला जाता है। तो गोल्डन एज या फिर गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन कल्चर जो है वह देखो होता है गुप्त काल, गुप्ता पीरियड। जो गुप्त काल है यह देखो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग भी माना जाता है। चलो अगला सवाल देखेंगे जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। यह क्वेश्चन है आपका कि रामचरित की रचना किसने की। हु रोट रामचरित, कालिदास, विज्ञानेश्वर, कौटिल्य या फिर संध्याकर नंदी। निम्न में से किसके द्वारा जो है रामचरित की रचना की गई, कौन है जिन्होंने रामचरित की रचना की है, सभी लोग करेंगे और जल्दी से बताएंगे बिना किसी देरी के साथ जो है सबको यहाँ पे करनी है। रामचरित की जो रचना है यह किसके द्वारा की गई है, तो जो रामचरित है इसकी रचना देखो की गई है संध्याकर नंदी के द्वारा। जिनका भी आंसर आया है ऑप्शन डी को, उन्होंने बिल्कुल सही जो है यहाँ पे बताया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल यह यहाँ पे आपको मिला हुआ है, देखो ये क्वेश्चन है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। वेयर वॉज संत कबीर बोर्न, दिल्ली, मगहर, वाराणसी, मथुरा या फिर हैदराबाद। जो संत कबीर का जन्म है यह निम्न में से किस स्थान पर हुआ था, सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है, जल्दी से बताएंगे। संत कबीर का जन्म स्थल, संत कबीर जी का जो जन्म है यह कहाँ पे हुआ था। तो जो संत कबीर का जन्म है यह देखो हुआ है मगहर, वाराणसी में। जिनका भी आंसर है ऑप्शन बी को, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही यहाँ पे आया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल जो कि यहाँ पे है आपका, यह देखो आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है आपको, देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि सूर्य मंदिर स्थित है। वेयर इज सन टेम्पल लोकेटेड, पुरी, खजुराहो, कोणार्क या फिर गया। जो सन टेम्पल है, जो सूर्य मंदिर है, यह कहाँ पे स्थित है, सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है, बिना किसी देरी के साथ जो है सबको ही करेंगे और बिल्कुल सही बताने की कोशिश करेंगे। क्या होगा, जो सूर्य मंदिर है यह देखो स्थित है कोणार्क में। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन सी कोणार्क। यदि आप सभी का आंसर ऑप्शन सी को आया है तो आप सभी ने बिल्कुल सही यहाँ पे किया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल यह जो है आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देखो अगला सवाल है आपका यहाँ पे कि नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। हु इज चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री। जो नीति आयोग है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को करना है और जल्दी से बताना है, जल्दी से करेंगे। क्या होगा, नीति आयोग के जो है अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जो नीति आयोग है इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष होते हैं देखो प्रधानमंत्री जी। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री। चलो अगला सवाल है यहाँ पे आपका, यह देखो दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपसे किया हुआ है यहाँ पे कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वेयर गिवन इन द बिगिनिंग, 6, 7, 4 या फिर 5। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार जो है हम सबको मिले थे, प्रारंभ में जो है कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे, सभी लोग करेंगे और जल्दी से बताएंगे, कोई किसी से भी देरी नहीं होनी चाहिए, जल्दी से बताइए और बिल्कुल सही बताइएगा। तो प्रारंभ में जो मौलिक अधिकार है यह देखो कुल 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। कितने दिए गए थे, तो 7 दिए गए थे।
प्रारंभ में, और यदि वर्तमान में पूछे कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो वर्तमान में जो है देखो कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है, चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है। यह सवाल है देखो आपका यहाँ पे, ये क्वेश्चन आपसे किया हुआ है कि निम्न में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन इज कॉल्ड द हिडन ओशियन? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा महासागर है जिसे कि छिपता हुआ महासागर भी बोलते हैं, जिसे कि हिडन ओशियन के नाम से भी जाना जाता है? सभी लोग को करना है और बिल्कुल सही बताना है, जल्दी से करेंगे, बिना किसी देरी के साथ जो है सबको ही बताएंगे। तो निम्नलिखित में से वह महासागर जिसे छिपता हुआ महासागर भी बोलते हैं वह है देखो आर्कटिक महासागर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर हो गया सभी का। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपसे किया हुआ है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपको मिला हुआ है कि 1 मई किस रूप में मनाया जाता है? हाउ इज मे 1 सेलिब्रेटेड? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस या फिर विश्व स्वास्थ्य दिवस? जो 1 मई है इसको हम लोग किस रूप में मनाते हैं? जो 1 मई है इसको किस रूप में मनाया जाता है? सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे, कोई भी देरी नहीं करेगा, बिल्कुल सही कीजिएगा, जल्दी से बताइएगा। तो जो 1 मई है इसको देखो मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में, इंटरनेशनल वर्कर्स डे के रूप में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी हो गया सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखो यह दिया गया है, अगला सवाल मिला हुआ है आपको कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? फुटबॉल, पोलो, क्रिकेट या फिर हॉकी? जो डूरंड कप है यह निम्न में से किस खेल के साथ संबंधित है? सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है, जल्दी से करेंगे और बताएंगे यहाँ पे क्या होगा। जो डूरंड कप है यह किस खेल से संबंधित है? तो जो डूरंड कप है यह देखो संबंधित है फुटबॉल से। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए फुटबॉल। क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन ए फुटबॉल हो गया सभी का। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन मिला हुआ है देखो कि सबसे तीव्र गति से बुध का सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है। व्हाट इज द फास्टेस्ट प्लैनेट ऑर्बिटिंग द सन? बुध, पृथ्वी, बृहस्पति या फिर डी में है आपका शनि? सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? चलिए बताएंगे सभी लोग यहाँ पे कि सबसे तीव्र गति से जो है सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है, जल्दी से करेंगे और सभी लोग बताएंगे। तो सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला जो ग्रह है वो है देखो बुध। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए बुध। ठीक है, और एक बात यहाँ पे याद रखना, बुध जो है सबसे तीव्र गति से चक्कर लगाता है, और यदि सूर्य का सबसे छोटा ग्रह पूछे वायुमंडल का, हमारे सौर मंडल का, तो वो कौन है? तो वो भी होता है बुध। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह भी बुध ही है, सभी ध्यान में रखेंगे। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका, देखो यहाँ पे ये सवाल आपसे किया हुआ है, क्वेश्चन है आपका कि गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज द गोबी डेजर्ट लोकेटेड? ऑस्ट्रेलिया, भारत, मंगोलिया या फिर पश्चिमी अफ्रीका? जो गोबी मरुस्थल है यह निम्न में से किस देश में स्थित है? सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे, कोई भी मिस्टेक नहीं करिएगा, जल्दी से जो है सबको आंसर करेंगे। जो गोबी मरुस्थल है यह किस देश में स्थित है? तो जो गोबी मरुस्थल है यह देखो स्थित है मंगोलिया में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी मंगोलिया हो गया सभी का। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये सवाल है देखो आपका, यहाँ पे ये आपसे किया हुआ है, क्वेश्चन है देखो कि विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है? द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर इन द वर्ल्ड इज? थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया या फिर भारत? विश्व में जो प्राकृतिक रबड़ है इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है, जल्दी से करेंगे और बताएंगे विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। चलिए जल्दी से करिएगा। तो विश्व में प्राकृतिक रबड़ का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है देखो थाईलैंड। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए थाईलैंड। जिन्होंने भी आंसर किया हुआ है ए को, उनका यहाँ पे बिल्कुल सही आया है। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन जो है आपसे किया गया है, देखो ये सवाल है आपका, और जीके का लास्ट क्वेश्चन है कि विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ विंग्स ऑफ फायर? एपीजे अब्दुल कलाम, अरुंधति राय, जवाहरलाल नेहरू या फिर सोनिया गांधी? जीके के 15 क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपके हो चुके हैं। अब जो हम लोग आगे बढ़ेंगे जीएस के क्वेश्चंस की ओर। चलो बताओगे क्या होगा यहाँ पे? विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो जो विंग्स ऑफ फायर है इसके लेखक हैं एपीजे अब्दुल कलाम। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए एपीजे अब्दुल कलाम हो गया सभी का। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है देखो आपका साइंस के क्वेश्चन, 16 नंबर सवाल यहाँ पे है कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है?
व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इन एसआई सिस्टम? वॉट, डायोप्टर, ऑप्टर या फिर मीटर? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या होता है? सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे, कोई भी देरी नहीं करेगा, जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का जो इकाई है वो क्या है? तो वह देखो होता है डायोप्टर। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी डायोप्टर हो गया सभी का। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे आपका है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। यह अगला सवाल है आपका कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं। द फोनियोमेन ऑफ लाइट हिटिंग अ स्मूथ सरफेस एंड कमिंग बैक इज कॉल्ड। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तक या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है? चलिए करेंगे सभी लोग और बताएंगे। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की जो घटना है यह क्या कहलाती है? तो प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की जो प्रक्रिया है इसको देखो प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला करते हैं। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी हो गया सभी का। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये सवाल यहाँ पे आपसे किया हुआ है, देखो ये क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी धातु एक द्रव है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज अ लिक्विड? कैल्शियम या फिर एजी मरकरी या फिर सोडियम या फिर इन्हें? क्या होगा राइट आंसर? एमएन चलिए बताइएगा सभी। निम्न में से कौन सा ऐसा है जो कि एक धातु होते हुए भी द्रव अवस्था में पाया जाता है? सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है, जल्दी से आंसर करेंगे और सभी लोग बताएंगे। तो धातु होते हुए भी जो द्रव है वो कौन है? तो वह है देखो आपका Hg, वो है आपका पारा। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी हो गया सभी का। चलो अगले सवाल पे पढ़ेंगे, मरकरी हो गया। अगला सवाल जो है यह देखो आपको यहाँ पे दिया गया है। यह क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके। द कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय आयाम, तरंगदैर्ध्य, तीव्रता या फिर वेग। चलो बताओगे सभी लोग और करोगे। यहाँ पे क्या होगा? प्रकाश का जो रंग है यह किसके द्वारा निर्धारित होता है? सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है। तो प्रकाश का जो रंग है यह देखो तरंगदैर्ध्य के द्वारा निर्धारित होता है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी तरंगदैर्ध्य हो गया सभी का। चलिए अगला सवाल देखेंगे, जो कि यहाँ पे आपको किया हुआ है। ये क्वेश्चन है देखो आपका यहाँ पे ये सवाल मिला हुआ है कि ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? व्हाट डज द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन? आवृत्ति, तीव्रता, वेग या फिर आयाम। ध्वनि की जो तारत्व है यह निम्न में से किस पर निर्भर करती है? सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है, जल्दी से करेंगे और बताएंगे। तो ध्वनि की जो तारत्व है, साउंड की जो पिच है, वह देखो डिपेंड करती है आवृत्ति पे, वह डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। जिनका भी आंसर आया हुआ है ऑप्शन ए को, उनका बिल्कुल सही है। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है देखो यहाँ पे आपका यह सवाल किया हुआ है कि पारा का निष्कर्षण किया जाता है। हाउ इज मरकरी एक्सट्रैक्टेड? गैलेना से, बॉक्साइट से, सिनेबार से या फिर पाइरोलूसाइट से? पारा का निष्कर्षण किसके द्वारा किया जाता है? सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है, जल्दी से बताएंगे और करेंगे। यहाँ पे क्या होगा? पारा का जो निष्कर्षण है यह किसके द्वारा होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी को जो है यहाँ पे करना है, बताइए जल्दी से। तो पारा का जो निष्कर्षण है, जो मरकरी है, यह देखो एक्सट्रैक्टेड होता है सिनेबार से। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी सिनेबार हो गया सभी का। इसका ये अयस्क भी बोल सकते हो कि इसका अयस्क क्या है? तो सिनेबार है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। अगला सवाल है आपका, देखो यह सवाल आपसे किया हुआ है कि भोपाल, देखो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ये भोपाल लिखा होना चाहिए था। ठीक है, बताने आपको कि भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम था। व्हाट वाज द नेम ऑफ द कंपाउंड रिलेटेड टू भोपाल? ठीक है, यहाँ पे भोपाल होगा, भोपाल गैस ट्रेजेडी। क्या होगा यहाँ पे? मिथाइल अल्कोहल से, या फिर फॉस्फोजिन था, या फिर मिथाइल आइसोसाइनेट था, या फिर मिथाइल एमाइन था। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम क्या था? सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है और जल्दी से करेंगे। जो भोपाल गैस त्रासदी है इससे संबंधित यौगिक का क्या नाम है? तो जो भोपाल गैस त्रासदी है इससे संबंधित जो यौगिक है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है देखो मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनाइड हो गया सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल यह जो है आपको यहाँ पे दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है आपका, देखो यहाँ पे कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? व्हाट एसिड इज यूज्ड इन फोटोग्राफी? फॉर्मिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल? जो फोटोग्राफी है उसमें निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? जो फोटोग्राफी है उसमें किस अम्ल का प्रयोग होता है? सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है और जल्दी से जो है सभी लोग यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। तो चलो जल्दी से बताओ और बिना किसी देरी के साथ बताना सभी। क्या होगा यहाँ पे? तो देखो जो फोटोग्राफी है
उसमें जो है ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग होता है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी ऑक्सैलिक अम्ल। यहाँ पे जो ऑप्शन है इसके अनुसार राइट आंसर क्या होगा? तो ये होगा ऑप्शन बी। हो गया सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अगला सवाल जो है यह देखो आपको मिला हुआ है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डार्कनेस द सरफेस ऑफ सिल्वर? ओजोन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जिसकी वजह से जो चांदी की सतह है वह काली पड़ जाती है? चलिए सब कुछ बताएंगे और बिल्कुल सही करेंगे। तो वह गैस जिसकी वजह से चांदी की सतह काली हो जाती है वह गैस है देखो ओजोन। चलिए बताएंगे सभी लोग क्या होगा यहाँ, ये क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए ओजोन। हो गया सभी का क्लियर है यहाँ पे। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। हो गया ओजोन यहाँ पे सभी का। अगला सवाल जो है यह यहाँ पे आपको मिला हुआ है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये सवाल है आपका यहाँ पे। चलिए बताएंगे इसका क्या होगा राइट आंसर कि सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? व्हाट इज एडेड टू मेक गोल्ड हार्ड? लोहा, निकेल, तांबा या फिर सीसा। सोना को कठोर बनाने के लिए जो है उसमें क्या मिलाते हैं? सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है और जल्दी से बताएंगे। तो सोना को कठोर बनाने के लिए जो उसमें क्या मिलाते हैं? तो उसमें देखो तांबा को मिलाया करते हैं। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी तांबा, कॉपर। हो गया सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल यह जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो है आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? स्कर्वी डिजीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी या फिर विटामिन सी। जो स्कर्वी रोग है यह निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है, जल्दी से करेंगे और सभी लोग बताएंगे। तो जो स्कर्वी रोग है यह देखो होता है विटामिन सी की कमी से। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी विटामिन सी। हो गया सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे देखो आपका यह क्वेश्चन है, यह मिला हुआ है देखो आपका यहाँ पे यह सवाल है कि अनुवांशिकता के जनक कहे जाते हैं। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स। लैमार्क, डार्विन, मेंडल या फिर खुराना। निम्नलिखित में से कौन है जिसे अनुवांशिकता के जनक के रूप में जाना जाता है? सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे, किसी से भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जल्दी से करना है और सभी को बताना है। अनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिकता के जनक जो है यह देखो ग्रेगर मेंडल, यह जो है मेंडल को बोला जाता है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी मेंडल। हो गया सभी का। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपका यह देखो दिया हुआ है, क्वेश्चन है यहाँ पे कि पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? जॉन्डिस इज कॉज्ड ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ मस्तिष्क, यकृत, वृक्क या फिर पलीहा। निम्न में से किसके वजह से जो है पीलिया संक्रमण होता है? सभी लोग करेंगे और बताएंगे यहाँ पे क्या होगा। सभी को जो है करना है, चलिए बताना है सभी को यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइएगा अपना अपना। तो पीलिया रोग जो है यह देखो किसके कारण होता है? तो यह होता है यकृत में हुए संक्रमण के कारण, यह होता है लीवर में हुए संक्रमण के कारण। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी। हो गया सभी का। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका देखो यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि विटामिन ए प्रचुर होता है। विटामिन ए इज एबेंडेंट किसमें? सेब में, चावल में, गाजर में या फिर नींबू में। चलिए बताइएगा जल्दी से क्या होगा। यदि आपने अभी तक भी क्लास क्वेश्चन को लाइक नहीं किया तो सभी जल्दी से लाइक बटन प्रेस करिए। उसके साथ साथ सभी जल्दी से फ्रेंड्स जल्दी शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। और जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से जो है बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देंगे। विटामिन ए किसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो यह देखो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है गाजर में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी गाजर, इन कैरेट्स। हो गया इन कैरेट्स। हो गया सभी का। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो कि आपका साइंस का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपका मैथ का शुरुआत होगा। यह दिया हुआ है देखो कि हैजा का कारण क्या है? 30 नंबर सवाल है आपका। व्हाट इज द कॉज ऑफ कोलेरा? जीवाणु, विषाणु, फफूंद या फिर शैवाल। निम्नलिखित में से किसकी वजह से जो है हैजा रोग होता है? सभी लोग करेंगे और जल्दी से बताएंगे, यहाँ पे देरी मत करिएगा। चलिए जल्दी से आंसर करिए। जो हैजा रोग है यह किसके कारण से होता है? तो जो हैजा रोग है यह देखो होता है बैक्टीरिया, यह होता है जीवाणुओं के कारण। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए बैक्टीरिया, जीवाणु। हो गया सभी का। चलो इसी के साथ 31 नंबर सवाल है, यह देखो आपको यहाँ पे दिया गया है कि रुपए 6000 पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात करें। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट फॉर 8 months ऑन ₹6000 एट 6% पर एनम। ठीक है, यहाँ पे आपको देखो क्या दिया हुआ है, पी मिला हुआ है। पी कितना है? तो पी है देखो आपका 6000। आर आपको मिला हुआ है, आर है देखो आपका 6%। नेक्स्ट में आपका टी दिया हुआ है, टी जो है 8 माह है।
टी जो है आपका 8 महीने है, तो ये मानो हो गया आपका 8 महीना, तो इसको वर्ष में बदलो, क्योंकि वार्षिक ब्याज दर हो गया 8/12। कट करोगे तो 4 से देखो ये 2 बार में, 4 से फिर गया ये 3 बार में। अब एसआई निकालनी है। एसआई इक्वल टू फॉर्मूला होता है देखो आपका पी इंटू आर इंटू टी, बाई में हो गया 100। पी कितना है, तो पी है देखो 6000, इंटू में आर हो गया 6, गुना में हो गया 2, और यहाँ पे बाई में आ गया 3, 2/3 हो गया समय वाला, और फिर इंटू में यहाँ पे रहेगा 100। ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 300 से 2 बार में कट जाएगा, तो क्या आ गया देखो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, मतलब कि 240। एसआई आपको पता चल गया, आपने एसआई निकाल लिया 240। अब आपको दिया हुआ है देखो मिश्रधन, और ऑप्शन में भी जो आपको मिश्रधन ही मिला हुआ है, मिश्रधन वाला ही ऑप्शन है, तो यहाँ मिश्रधन निकाल लो। मिश्रधन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, तो मिश्रधन इक्वल टू फॉर्मूला होता है देखो आपका P प्लस एसआई, ठीक है। ए इसको बोलते हैं मिश्रधन को, ए निकालने वाला एनुअल अमाउंट। तो P कितना हो गया, तो P हो गया देखो यहाँ पे आपका 6200, ठीक है। P हो गया आपका 62, P हो गया 6000, और फिर आपका एसआई जो है वो है देखो 240। तो ये कितना आ गया, तो ये आ गया देखो आपका 6240। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन ए 6240 हो गया सभी का, 6240। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल यह जो है आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिला हुआ है कि यदि सुनील 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्थिर जल में नाव खेता है तथा उसकी धारा के विपरीत गति में चाल 3.5 किलोमीटर पर आवर हो, तो सुनील की धारा की दिशा में गति क्या होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। शांत जल में जो है आपको यहाँ पे चाल दे दिया है, ठीक है। क्या मिला हुआ है, देखो आपका शांत जल में जो है आपको नाव की चाल दे दिया है। शांत जल में नाव की चाल कितना है, तो वह देखो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब शांत जल में नाव की चाल का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है देखो 1/2 इंटू में x प्लस वाई इक्वल टू में आ गया 5, ठीक है। अब हो गया 1/2 इंटू में देखो धारा की दिशा में जो होता है उसको x बोलते हैं, तो x यहाँ पे आपको दिया, यहाँ पे दिया धारा की विपरीत दिशा में चाल दिया है, तो ये x नहीं दिया है, y आपको मिला हुआ है। y कितना है धारा की विपरीत दिशा में चाल, तो वह देखो 3.5। तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया देखो यहाँ पे आपका 3.5, और फिर क्या होगा, तो इक्वल टू में यहाँ पे आपका 5 चलते रहेगा। ये देखो 2 जो है भी उधर चला जाएगा, तो ये हो गया यहाँ पे आपका x प्लस 3.5 इक्वल टू में 5 इंटू 2 करोगे तो हो गया 10। फिर इधर हो गया x बराबर 10 माइनस में हो गया आपका 3.5, कितना आएगा, तो ये आएगा देखो 6.5। राइट आंसर क्या हो गया, तो ये हो गया आपका ऑप्शन सी 6.5 किलोमीटर पर आवर हो गया सभी का। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपको यहाँ पे दिया गया है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने देर में पार कर लेगी, ठीक है। सबसे पहले देखो चाल जो आपका किलोमीटर प्रति घंटे में, और आपको आंसर देना है मीटर और सेकंड में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो चाल बराबर कितना है, तो यह है देखो 72। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो 5/18 से जो है गुना करते हैं। अब ये क्या हो गया, तो ये मीटर प्रति सेकंड हो गया। 18 से कट करोगे ना तो कितनी बार में जाएगा, तो 18 से जो 4 बार में कट हो जाना है, ठीक है। तो अब कितना आ गया, तो ये हो गया देखो आपका 20 मीटर प्रति सेकंड। आपको चाल पता चल गया। आपसे पूछा है कितनी देर, मतलब कि आपसे समय पूछा है। समय इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, तो समय इक्वल टू फॉर्मूला होता है देखो आपका दूरी बटा में होता है चाल, ठीक है। दूरी कितना हो गया, तो दूरी यहाँ पे देखो 60 मीटर, चाल कितना है, तो ये देखो 20 मीटर प्रति सेकंड। ये कितना आ गया, तो ये आ गया देखो 3 सेकंड। 3 सेकंड में जो है वो उसको पार कर लेगी। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन ए 3 सेकंड हो गया सभी का। चलो अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है देखो कि 6 लड़के किसी काम को 42 घंटे में पूरा कर सकते हैं, 14 लड़के उसी काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे, ठीक है। देखो एक फॉर्मूला होता है, आप सब जानते हैं, m1 इंटू d1 इक्वल टू फॉर्मूला होता है m2 इंटू d2, ठीक है। यहाँ पे m1 मतलब हो गया जितने आदमी है मेंस है, और d1 मतलब समय या फिर दिन, तो समय है 42 घंटा, ठीक है। तो m1 यहाँ पे हो गया 6 घंटा, d1 हो गया 42, क्लियर है। अब देखो m2 दिया हुआ है 42, 14 लड़के, m2 हो गया यहाँ पे 14, d2 आपको पता नहीं, d2 जो आपको निकालनी है। 14 से देखो 42 जो 3 बार में कट हो जाएगा, तो कितना आ गया, तो ये आ गया देखो 6 3 18, d2 मतलब कितना हो गया 18। 18 घंटे में जो है वो उस कार्य को पूरा कर लेंगे। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन ए 18 घंटे हो गया सभी का। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो आपका यहाँ पे, यह जो है आपसे किया गया है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, ठीक है। ए का कार्य आपको दिया हुआ है, ए का कार्य कितना है, तो यह है 10 दिन में, ठीक है। बी का कार्य कितना है, तो बी का कार्य देखो 15 दिन में। जब भी साथ में अलग अलग देखो और साथ में बोले कि काम वाला समय निकालने को, तो फॉर्मूला होता है देखो ए इंटू बी, बाई में होता है ए प्लस बी, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे 10 गुना 15, बाई में हो गया देखो आपका 10 प्लस 15, ठीक है। कितना आ गया, तो ये हो गया देखो यहाँ पे आपका 150 हो गया, और यहाँ पे 150 हो गया, गुना करोगे तो बटा में आ गया, बाई में आ गया 25, कट करोगे देखो 6 बार में कट होगा, मतलब कि वो जो है 6 दिन में उस कार्य को पूरा कर लेंगे। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन ए 6 डेज 6 दिन हो गया सभी का। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है
ये सवाल है देखो आपका यहाँ पे कि यदि A रेशियो B इक्वल टू 2:3 और B रेशियो C इक्वल टू 5:7 है तो A रेशियो C इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, A रेशियो B मतलब कि A बाई बी आपको दिया हुआ है देखो 2/3। ठीक है, B रेशियो C मतलब कि B बाई सी दिया हुआ है देखो आपका 5/7। अब फॉर्मूला क्या होता है देखो बनाने का, तो A बाई बी इंटू में आया है आपका B बाई सी इक्वल टू ए बाई बी का वैल्यू कितना है तो ये हो गया देखो 2/3 और B बाई सी का वैल्यू कितना है तो ये हो गया देखो 5/7। अब क्या हो गया तो ये हो गया देखो 5 दूनी 10 और फिर 3 सते हो गया 21 हो गया। यहाँ पे B से देखो B कट जाएगा, मतलब कि A रेशियो C इक्वल टू आपका आंसर आ रहा है देखो 10:21। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन ए 10:21 हो गया सभी का। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल जो है यह आपको यहाँ पे दिया गया है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दो छात्रों की आयु का अनुपात 3:2 है, इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, छोटे छात्रा की आयु कितनी है। ठीक है, हम लोग क्या कर लेंगे कि लेट करके उनका एज निकाल लेंगे। तो माना आयु एक का 3 है दूसरे का 2 है, तो इसको अनुपात में दिया हुआ तो माना एक का हो गया 3x दूसरे का हो गया 2x। ठीक है, अब क्या बोला कि इनमें से एक जो है दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। बड़ा मतलब तो बड़ा तो 3x ही है, तो 3x माइनस 2x कितना बड़ा है तो 5 वर्ष, तो 3x माइनस 2x इक्वल टू हो गया 5, x इक्वल टू आ गया देखो आपका 5। अब आपको क्या बोला था कि छोटे छात्रा की आयु कितनी है, छोटा कौन है तो छोटा है देखो यहाँ पे 2x, तो 2x हो गया। अब क्या हो गया तो ये देखो हो गया 2 × 5 मतलब कि राइट आंसर क्या हो गया तो ये हो गया 10 वर्ष। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन सी 10 ईयर्स 10 वर्ष हो गया सभी का। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है आपको यहाँ पे कि खाद्य तेल की कीमत 25% बढ़ गई, उपभोक्ता को खाद्य तेल की कीमत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका व्यय जो है नियत रहे। ठीक है, खाद्य तेल का कीमत बढ़ा, इसको देखो आर, जब भी ऐसा क्वेश्चन देना तो इसको आर इक्वल टू यहाँ पे आपको मिल जाता है। आर कितना हो गया तो आर हो गया 25%। अब फॉर्मूला होता है इसका, देखो फॉर्मूला क्या होता है तो फॉर्मूला होता है आर बाई में होता है देखो आपका 100 प्लस में आर और गुना में होता है आपका 100। ठीक है, आर कितना है तो ये हो गया 25 बटा में यहाँ पे हो गया 100 प्लस में 25। ठीक है, और गुना में हो गया यहाँ पे आपका 100, ये कितना आ गया तो ये आ गया 25 बटा में 125 और इंटू में हो गया यहाँ पे 100। 25 से जो 125 देखो 5 बार में कट होगा, 5 से जो 100 है 20 बार में कट होगा, तो राइट आंसर कितना हो गया तो ये हो गया 20%। क्या हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन ए 20% हो गया सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल यह जो है आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देखो अगला सवाल है आपका कि दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 8 तथा 48 है, यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे आपको महत्तम समापवर्तक मतलब कि पहले HCF दिया है, HCF है आपका 8। ठीक है, फिर आपको मिला हुआ है देखो LCM, LCM कितना है तो LCM है देखो आपका 48। अब आपको दूसरी एक संख्या मिला हुआ है तो यहाँ पर क्या हो गया तो ये हो गया देखो आपकी पहली संख्या बराबर हो गया 24। अब दूसरी संख्या आपको निकालनी है तो एक फॉर्मूला होता है, आप सब जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है देखो दो संख्या का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू में क्या होता है तो इक्वल टू में होता है देखो आपका यहाँ पे HCF और गुना में होता है आपका LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल, संख्या कितना हो गया तो एक है 24, दूसरा को मान लो आप x। ठीक है, इक्वल टू में हो गया देखो ये 8 गुना में 48 हो गया यहाँ पे। अब देखो ये क्या ना 24 से जो 48 कट हो जाएगा कितनी बार में तो 3 बार में जो है कट हो जाएगा यहाँ पे, 24 दूनी 48 2 बार में कट हो जाएगा। अब x इक्वल टू कितना आ गया तो ये देखो हो गया आपका 8 × 2 मतलब कि ये आ गया आपका देखो 16 हो गया सभी का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा तो ये हो गया आपका 16। क्या है राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर है वो है देखो आपका ऑप्शन सी हो गया सभी का, यहाँ पे 16 आएगा। चलो अगला सवाल दिया हुआ है देखो आपका यहाँ पे यह जो है क्वेश्चन मिला हुआ है आपको कि 4:5 4/5 इक्वल टू वॉट प्रतिशत, वॉट को हम लोग क्या करेंगे x मान लेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या हो गया आपका तो ये हो गया 4/5 इक्वल टू में वॉट को हमने मान लिया x, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे हो गया बटा में 100। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो ये हो गया देखो 5x इक्वल टू में हो गया यहाँ पे आपका 400। ठीक है, x इक्वल टू कितना आ गया तो ये आ गया देखो आपका 400 बटा में 5, कट करोगे तो कितना बार में कट होगा तो ये होगा 80 बार में। क्या हो गया राइट आंसर, तो 80%, मतलब कि सही आंसर क्या है इसका तो यह है ऑप्शन ए 80% हो गया सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे आपको, देखो ये सवाल मिला हुआ है आपका कि ए बी और तथा सी की आयु क्रमशः 32 वर्ष 36 वर्ष तथा 46 वर्ष है, इनकी औसत आयु कितनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो पहले इनका क्या करो कुल आयु निकाल लो, टोटल इनका एज कितना हो रहा है पहले वो पता कर लो। तो कुल आयु इक्वल टू क्या होगा तो एक का हो गया 32, फिर एक है 36
और एक है आपका 46, इनको जोड़ लो तो कितना आएगा, तो ये हो गया देखो 6 6 12 और 2 हो गया 14, ठीक है, 3 3 6 4 10 और 1 11, मतलब कि 114 हो गए। अब इनका आपको निकालने का है औसत, आप क्या निकालोगे, औसत निकालोगे। तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, जो टोटल नंबर है उसमें जितना संख्या उतना से भाग दे देते हैं। तो टोटल नंबर है आपके 114 और ये लोग कुल कितने, तो ये लोग टोटल है 3 व्यक्ति, तो यहाँ पे 3 से भाग दे दो। 114 को जब 3 से भाग दोगे तो कितनी बार में कट होगा, तो देखो हो गया 3 तिहाई 9 और फिर हो गया 8 3 24, मतलब कि 38 वर्ष जो है उनका राइट आंसर होगा। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन ए 38 ईयर्स हो गया सभी का यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल। यह जो है आपको यहाँ पे दिया गया है, ये क्वेश्चन है देखो आपका यहाँ पे कि उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है। ठीक है, आपको उस वर्ग का विकर्ण बताना है, जिस उस वर्ग की क्षेत्रफल बतानी है जिसका विकर्ण जो 6 मीटर है, मतलब कि आपको d इक्वल टू यहाँ पे दे दिया है 6 मीटर। और फॉर्मूला होता है देखो क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल इक्वल टू फॉर्मूला होता है देखो आपका 1/2 इंटू में होता है डी स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया ये, तो ये हो गया देखो 1/2 इंटू में डी स्क्वायर, मतलब कि 6 का हो गया आपका स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो गया, तो ये देखो हो गया 1/2 इंटू में 6 का स्क्वायर, मतलब कि 36। 2 से जो 36 है कितनी बार में कट होगा, तो जो 2 से 36 है वो देखो 18 बार में कट हो गया। तो राइट आंसर क्या हो गया, तो ये देखो हो गया आपका 18 स्क्वायर मीटर। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन सी 18 स्क्वायर मीटर हो गया सभी का यहाँ पे। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह देखो आपका यहाँ पे मिला हुआ है, अगला सवाल है आपका कि यदि a रेशियो b इक्वल टू 7:9 तथा b रेशियो c इक्वल टू 1:5 तो a रेशियो b रेशियो c इक्वल टू व्हाट। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो कुछ नहीं, a b और c आपको सिंपल इस प्रकार से लिख लेना है। a और b का औसत कितना है, तो यह 7 और 9, तो यहाँ पे a और b हो गया 7 9। ठीक है, अगले वाले में क्या है, b और c है 1 और 5, तो यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 5। ठीक है, अब क्या करते हैं, तो जहां पे भी देखो खाली होता है ना वहां पे जस्ट बगल वाला डिजिट लाकर रख देते हैं। तो यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे लाके 9 को रख देना है, इधर भी खाली तो यहाँ बगल वाला, तो ये हो गया 1, तो यहाँ पे लाकर 1 को रख दिया। अब सिंपली जो इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 7 से 1 में मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा 7, 9 में 1 से करेगा तो आएगा 9 और फिर 9 25 हो गया 45, मतलब कि राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो गया 7:9:45। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन ए 7:9:45 हो गया सभी का। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये देखो आपको यहाँ पे दिया गया है, ये सवाल है कि एक संख्या 54 से उतनी अधिक है जितनी 82 से कम, संख्या ज्ञात करें। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे ना, तो हम लोग जो है देखो उस संख्या को मान लेंगे यहाँ पे x। ठीक है, अब क्या बोला 54 से उतनी अधिक है, 54 से ज्यादा है मतलब कि हो गया x माइनस 54। ठीक है, अब क्या बोला 82 से उतनी ही कम है, मतलब कि ये हो गया 82 माइनस x। अब x को एक तरफ ला लो, तो इधर x है, ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में आ गया, तो ये हो गया देखो x प्लस x। अब क्या हो गया, तो ये हो गया 82, इधर आएगा तो प्लस में जाएगा। ठीक है, 82 प्लस हो गया 64। ठीक है, ये क्या हो गया, तो ये हो गया देखो 2x, यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे हो गया 6 और ये हो गया 8 5 13। अब सिंपल सा है, x इक्वल टू निकाल दो यहाँ पे, तो ये हो गया देखो आपका 136 बटा में 2, कट करोगे तो कितना बार में कट होगा, जल्दी से करना और सभी को यहाँ पे फाइनल करनी है जल्दी से। तो हो गया 2 6 12 और फिर 8 बार में, तो राइट आंसर कितना आ गया, तो ये देखो हो गया आपका 68। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो इसका देखो राइट आंसर है यहाँ पे आपका ऑप्शन डी 68 हो गया सभी का। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये है देखो कि 6010 माइनस 6000 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, तो देखो ये तो हो गया आपका 6010, माइनस में लिखा हुआ है 6000 और इसको भागा दे रहा है 10 से, तो ये हो गया देखो यहाँ पे आपका 6010। इसको जब 6000 को 10 से भागा दोगे तो ये देखो 600 बार में कट हो जानी है। अब क्या आ गया, इसमें से इसको घटाइएगा तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर 5410। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए 5410 हो गया सभी का यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब जो है यहाँ से आपकी रीजनिंग की शुरुआत हो रही है। ठीक है, यहाँ से जो आपका देखो अब रीजनिंग शुरू हो जाएगा। चलिए सभी को करेंगे, क्या होगा यहाँ पे, जिन्होंने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया सभी जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा, उसके साथ साथ सभी शेयर जरूर करेंगे अपने और फ्रेंड्स के साथ, और जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी जल्दी से जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देंगे। चलिए विषम की पहचान करिए, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि अलग है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए आज का होमवर्क रहेगा। जो 46 नंबर सवाल है ये आपका आज का होमवर्क है। सभी लोग जो इसका आंसर है कमेंट बॉक्स में करिएगा क्या होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल। यह जो है आपको यहाँ पे दिया गया है, ये सवाल है देखो आपका यहाँ पे कि अगला पद निकाले 2 5 11 23 44, इसमें से जो आपको नेक्स्ट टर्म अगला पद बताना है कि क्या होगा। ठीक है, चलो लिख लेंगे पहले इस पद को, क्या क्या देखो 2 है 5 है फिर 11 है फिर 23 है और फिर 44 है। ठीक है, आगे यहाँ पे वॉट लगा हुआ है। देखो 2 से 5 आने में क्या किया, तो +3 किया, 5 से 11 आने में क्या किया, तो +6 किया, 11 से 23 आने में क्या कर रहा है, जल्दी जल्दी करते चलेंगे सभी। तो 11 से 23 आने में जो है यहाँ पे देखो आपका +12 हो रहा है, 23 से 44 आने में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे देखो आपका प्लस में 21 हो रहा है। ठीक है, अब देखो लगेगा कि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसमें कितना आगे लेके चल रहा है, तो ये देखो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। देखो यहाँ से यहाँ +3,
यहां से यहां पे है आपका प्लस में 6, यहां से यहां है आपका प्लस में 9, मतलब कि 3 का डबल लेके चल रहा है, 3 का जो है गुणज में चल रहा है, 3 का मल्टीप्लीकेशन साथ चल रहा है। तो अगले वाले में यहां से यहां क्या करेंगे, तो प्लस 12 करेंगे। 21 और 12 मतलब कितना हो गया, तो ये हो गया 33, मतलब कि 44 में कितना जोड़ेंगे, तो अबरी जो है 33 जोड़ेंगे, 33 जोड़ेंगे, इस बार कितना जोड़ेंगे, तो 33 जोड़ेंगे। तो 44 और 33 कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 77। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन ए 77 हो गया सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल। यह जो है आपको यहां पे दिया गया है, यह है देखो कि विषम की पहचान करें, आइडेंटिफाइड द ऑड वन। इसमें से जो आपको विषम बताना है अलग बताना है, ठीक है। तो देखो ये 12 दिया हुआ है ना, ये क्या है, तो यह जो है देखो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस में 3, ठीक है। जो 56 दिया हुआ है ये क्या है, तो ये है देखो यहाँ पे आपका 7 का स्क्वायर प्लस में 7, ठीक है। जो 30 है ये है देखो आपका 5 का स्क्वायर प्लस में 5, ये जो है देखो अलग है 14, ये जो है किसी के साथ मेल नहीं खाता है, तो यार अलग कौन हो गया, तो ये हो गया देखो आपका ऑप्शन बी 14 हो गया सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल। यह जो है आपको यहाँ पे दिया गया है, देखो यह मिला हुआ है आपको यहाँ पे कि अगला पद ज्ञात करे, फाइंड द नेक्स्ट टर्म। इसमें जो एक चीज मिस हुई है, देखो यहाँ पे आपको अगला पद बताना है, तो यहाँ पे जो देखो आपका उष्मा और सूर्य लिखा हुआ है, ठीक है, हीट एंड सन लिखा हुआ है। सूर्य, घर, छत, सवारी कार, वातावरण, आर्द्रता, या फिर जो ऑप्शन नंबर डी है उसमें देखो लिखा हुआ है यहाँ पे आपका विटामिन, इस तरफ है आपका विटामिन, और फिर दिया हुआ है फल। डी नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि फिर आपको ऑप्शन, फिर आपको आंसर दिख जाएगा, क्योंकि आंसर की दिया हुआ है नीचे। चलिए बताइएगा सभी लोग। तो देखिए जिस प्रकार हमें सूर्य से उष्मा मिलता है, ठीक है, इसमें संबंधित बताना अगला पद कौन सा होगा, तो जिस प्रकार हमें देखो सूर्य से उष्मा मिलता है, उसी प्रकार हमें से जो है फल, हमें जो है फल से देखो विटामिन मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है राइट आंसर, तो यह है देखो आपका ऑप्शन डी हो गया सभी का यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और ये जो है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिला हुआ है, ये है देखो आपका यहाँ पे कि विषम की पहचान करें, आइडेंटिफाइड द ऑड वन। प्रवृत्ति, दृढ़ता, धीरज या फिर स्थिरता, इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि विषम है, कौन सा ऐसा है जो कि अलग है, सभी को करना है और जल्दी से बताना है। कोई भी देरी नहीं करेंगे और जल्दी से बताएंगे। चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा, यहाँ पे सभी को करना है और जल्दी से बताना है। लास्ट क्वेश्चन है, सभी को करना है और बिल्कुल सही करना है, अंत भला तो सब भला, सभी बिल्कुल सही बताएंगे। इसमें से विषम कौन है, इसमें से अलग कौन है, तो वो है देखो आपका प्रवृत्ति, वो है आपका ट्रेंड। अलग क्यों है, क्योंकि देखो बाकी तीनों के तीनों जो ये सभी पेशेंस से जुड़े हुए हैं, दृढ़ता, धीरज, स्थिरता, सभी पेशेंस से जुड़े हुए हैं, सहनशीलता से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो प्रवृत्ति है ये अलग है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया, तो ऑप्शन है। चलो इसी के साथ जो आपको आज के 50 क्वेश्चन करवा दिए गए हैं, सबकी अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आज आपने 50 में से जो है कितना क्वेश्चन सही किया। उसके साथ साथ जो आज का आपका होमवर्क है सबको भी उसका आंसर जरूर बता देंगे। सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर जो आपको इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जो जुड़ने का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।